या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। मुस्लिम विमेन स्टडी सर्कल हम लोग ने शुरू करा करीबन 2 साल पहले, जहाँ पे एक ऐसा सेफ स्पेस कोशिश किया बनाने का मुसलमान औरतों के लिए कि वो आए और जो भी चीजें जो बची कुची रह जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम जो मुस्लिम आदमी बोलते रहते हैं और एक मेजोरिटेरियन स्टेट बोलता रहता है, उसके बीच में जो औरतों की आवाज दब जाती है, उसको सुनने के लिए, उसमें बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, एक दूसरे से डिसएग्री करने के लिए और अग्री करने के लिए। तो क्योंकि वी बिलीव कि विद इन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम विमेन बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मार्क्ड बाय जेंडर, कास्ट, क्लास, रीजन, लैंग्वेज। तो हमारा आइडिया ये है कि हम सबको ऐसे नहीं कर दें कि वी आर जस्ट वन, बट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड हमारे सबके लिव्ड एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। सो दैट वाज द आइडिया, और हम काफी टाइम से ये कर रहे हैं। वी हैव हैड डिस्कशंस ऑन कास्ट, मेंटल हेल्थ, हिस्ट्री, बहुत बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको वी ट्राई टू टच अपॉन। वी ट्राई टू सी कि हम लोग चाहते क्या हैं और क्या कोई कंसेंसस है या नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जिन पे हमारा सेक्सुअलिटी, इस सब पे भी बात हो रही है काफी टाइम से। आज का जो टॉपिक है वो एक सीरियस सा मुद्दा है, और अक्सर ये एक एक्सेप्टेड चीज है कि जो मुसलमान आदमियों को अरेस्ट किया जा रहा है नाजायज तरीके से, तो उन पे तो बहुत चर्चा होती है, बट उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनकी माँ हो या उनकी बीवी हो, उनकी जिंदगियां कैसी हैं, और वो उनके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, और क्या पस मंजर है जिसमें हम इस मोड़ पे आ चुके हैं कि क्यों यूएपीए के अंदर इतने सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी स्पीकर जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरीशा खान जुड़ने के लिए। अरीशा खान ने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फिर उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से एमए किया है, और आज का जो प्रेजेंटेशन है जो वो देंगी, ये उनके ही डिसर्टेशन का पार्ट है। तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल इन पे काम किया है, और उन्होंने किन पे काम किया है कि 7 सेपरेट केसेस लिए हैं जिनके हस्बैंड या उनके बेटे जो हैं, दे आर इन कोर्ट, दे आर इन बिहाइंड द बार्स, एंड बहुत सालों से हैं या कुछ रिसेंटली अरेस्टेड हैं। एंड व्हाट शी हैज ट्राइड टू डू इज अंडरस्टैंड कि इनके जो फैमिली है, हाउ आर दे रेजिस्टिंग। बिफोर वी गो ऑन, जस्ट कि अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग इतनी डेटा की बात करते हैं और ये बात कंटेक्सचुअलाइज करते हैं, वी फॉरगेट कि कौन से चेहरे हैं जो इन सब में हैं, और वो चेहरे आप जैसे और मेरे जैसे हैं या बिल्कुल अलग हैं। ये जो लोग जेल में हैं, इनकी जिंदगियां हमारी जिंदगियों से कितनी अलग हैं। तो एक 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 नजरिया देखने का ये भी है, और हम जस्ट कुछ जो आज के केस स्टडीज हैं उनकी हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। और इन तस्वीरों में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि अपने फैमिलीज के साथ हैं। तो सबसे पहले वी नो खालिद सैफी, उनकी बीवियां, उनके बच्चे हैं। और खालिद सैफी जो है वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर थे, एन असर्टिव मुस्लिम वॉइस। और सीए के अगेंस्ट भी जब जब पहला केस हुआ था, जिसमें पहला तो नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं, बट जब जुनैद की लिंचिंग भी थी, हाई प्रोफाइल लिंचिंग जिसका बहुत ज्यादा नॉट इन माई नेम एक मूवमेंट चला, तब सीए में यूएएच फाउंड हुआ, जिनके वन ऑफ द फाउंडर्स खालिद सैफी थे, और दिल्ली के राइट्स के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो और डिटेल में तो ऑब्वियसली अरीशा पे बताएंगी, बट जस्ट टू गिव अ फेस टू द नेम, मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये खालिद सैफी हैं। जो नेक्स्ट है हमारे वो हैं अब्दुल नाजिर महदनी, और ये केरला के पीडीपी के लीडर हैं। इट्स अ वेरी फेमस फेस। तो ये उनकी माँ के साथ हैं, और इनको बेंगलुरु बॉम्ब ब्लास्ट के में अरेस्ट किया गया था। 9.5 इयर्स ये जेल में रह चुके हैं और अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानना है तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, फैब्रिकेटेड बाय केपी ससी, आप वो देख सकते हैं। तीसरा जिसके बारे में आज बात होने वाली है वो बी इम्मा और जकरिया 19 साल के थे जब उनको सेम बेंगलुरु उसमें अरेस्ट कर लिया गया था।
19 साल के थे, एंड ही वाज 2008 में, और अभी 2012 चल रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द क्लियर केसेस जिसमें जो इनके खिलाफ जिन्होंने जो विटनेस थे, दे हैव आल्सो सेड कि मतलब मुझे कुछ नहीं पता इस केस के बारे में, एंड उनकी जो माँ है, शी इज फाइटिंग अ लोनली बैटल। दूसरा इज सिद्दीक कपन एंड रहना कपन, ये दिस इज द फिफ्थ वन, और ये केरला के हैं, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट। अभी जब हाथरस में गैंग रेप हुआ था, उसको कवर करने के लिए गए थे, तो जहाँ पे यूपी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, और ये सेडिशन और यूएपीए दोनों के अंदर है। तो बार बार एक मेंशन हो रहा है कि यूएपीए के अंदर है, यूएपीए के अंदर है। तो यूएपीए एक ऐसा लॉ है जिसमें जस्ट ऑन द बेसिस कि आपको अरेस्ट किया आप कुछ हो सकता है पॉसिबल क्राइम करो, आपको अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पे। तो इसके अगेंस्ट है, एंड दिस इज देयर फैमिली। और लास्ट जो है वो अनोनिमस है, तो अरीशा उनके बारे में उनका कुछ और नाम लेकर, लेकिन उनके बारे में जिक्र करेंगी। थैंक यू सो मच अरीशा फॉर ज्वाइनिंग इन। ओवर टू यू। आप प्लीज आए, हमारे साथ जुड़े, और जो कुछ आपके रिसर्च ने जाहिर किया है वो बताएं हमें। शुक्रिया सानिया। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कट कट के आ रही है। ओके, ठीक है। मैं अपना स्लाइड शेयर करूं तो ओके। हाँ, थैंक यू सानिया मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। ऑल्सो इतना मेरा जो एमए का डिसर्टेशन है, जो रिसर्च मैं आज मुस्लिम विमेन स्टडी सर्कल के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, उसको इंट्रोड्यूस मैंने अपना, सानिया ने बता दिया मेरा इंट्रोडक्शन, में बस बताती चलूँ कि मैंने अभी अपना एमए डेवलपमेंट स्टडीज में आईआईटी गुवाहाटी से कंप्लीट करा है, और अभी मैं यहाँ पर एक प्रोफेसर के अंडर में, और जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो मैंने अपना एमए डिसर्टेशन एक एज एन एमए डिसर्टेशन टॉपिक चूज किया था और उस पर काम किया है। जो टॉपिक है वो है जेंडर, पब्लिक स्फेयर एंड मुस्लिम वुमेन्स स्टडीज। मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए ब्रेक करूंगी। जेंडर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ, जो या और रेंज ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज उनके समाजी और सकाफती यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इख्तलाफात हैं, ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक स्फेयर पब्लिक का उर्दू में मायने होता है आवाम। पब्लिक स्फेयर एक फ्रेज जो कि हेबरमास एक फिलोसोफर सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉइन किया था, और उनका कहना था कि पब्लिक स्फेयर जो है वो मीडिएट करता है समाज और हुकूमत के बीच में, एज अ मीडिएटर वर्क करता है। जो मैंने पब्लिक स्फेयर का इस्तेमाल किया है अपने स्टडी में, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि पब्लिक और प्राइवेट में एक फर्क होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्राइवेट फैमिली को कहा जाएगा, फैमिली में चार दीवारों के बीच में, उस हाउस होल्ड में या उस घर में जो हो रहा है उसको प्राइवेट कहा जाएगा, और उसके बाहर जो भी हो रहा है फिर उसको हम पब्लिक कहना शुरू करेंगे। तो जो डिस्टिंक्शन है पब्लिक और प्राइवेट का, और इसके बीच में जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसे हो रहा है, उनके स्टडीज में जो मैंने केस स्टडीज लिए हैं 6 उनमें। और जो मेन पार्ट है मेरे टॉपिक का है वो मुस्लिम वुमेन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक प्रोसेस है, और वो रेजिस्टेंस सिर्फ ये नहीं कि एक फिजिकल प्रोटेस्ट साइट पे या किसी प्रोटेस्ट साइट पे जाकर के प्रोटेस्ट पे बैठना। 2019 में CAA-NRC मूवमेंट जो प्रोटेस्ट पूरा मोमेंटम गेन किया, उसमें बहुत पब्लिक डिस्कोर्स हुआ, बहुत चर्चा हुई इस बात पे कि लोग, ये मुसलमान औरतें हैं जो रोड पे, जो सड़कों पे निकल कर आई हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, बट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सिर्फ फिजिकल प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद होना नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस वो मेरे केस स्टडीज है उन केसेस में रेजिस्टेंस स्टार्ट्स एग्जैक्टली फ्रॉम द मोमेंट जब उनके बेटे या उनके शौहर या उनके घर के मर्द को उठा करके पुलिस जेल में बंद कर देती है कुछ स्पेसिफिक लॉज के अंडर,
जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हाँ, तो मैंने ये स्टडी क्यों किया, मैंने ये क्यों लिया, मैंने क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूएपीए की या फिर जो पुराने एंटी टेरर लॉज रहे हैं टाडा या पोटा, तो वो लॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान मर्दों के ऊपर इन्वोक होते हैं, वो मुसलमान औरतों पर भी इन्वोक होते हैं, वो और जेंडर माइनॉरिटीज या और एथनिक माइनॉरिटीज या और रिलीजियस माइनॉरिटीज पे भी इन्वोक होते हैं। मैंने ये क्यों लिया टॉपिक कि मैं मुसलमान औरतों का रेजिस्टेंस उनके मर्दों के इनकार्सरेशन के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। इनकार्सरेशन वर्ड मैं अपने प्रेजेंटेशन में आगे बार बार यूज करूंगी। इनकार्सरेशन का मतलब इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी को जेल में बंद कर देना। इस लफ्ज का इस्तेमाल बार बार होगा मेरे प्रेजेंटेशन में। तो ये मैंने टॉपिक ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि एक ट्रेंड है ये कि जब ये एक्ट हुआ जिसमें इन औरतों के मर्दों को उठा करके जेल में बंद किया, तो इन औरतों का विजिबलाइजेशन हुआ, ये औरतें पब्लिक में आई, पब्लिक एक गेज एस्टैब्लिश हुआ इनके ऊपर, इनका इंटरेक्शन हुआ आवाम के साथ, और इनको अब ऐसे देखने लगा, आवाम इनको कैसे देख रही थी, इनको आवाम देख रही थी जैसे अगर नरगिस आपा है, नरगिस सैफी हैं, तो नरगिस सैफी को देख रही है कि वो खालिद सैफी की बीवी हैं। अगर सूफिया मदनी को देख रही है तो उनको ऐसे देख रही है कि सूफिया मदनी अब्दुल्ला सार मदनी की बीवी हैं। अगर बी अम्मा को देख रही है तो ऐसे देख रही है कि वो जकरिया की माँ है। तो जो इनका इंटरेक्शन जो पूरा विजिबलाइजेशन हुआ, वो विजिबलाइजेशन पूरा इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि इनके मर्द जिन पे जो चार्जेस लगे हैं वो अब जेल में हैं, या उनको एक तबका आवाम का टेररिस्ट बुला रहा है, उनको एक तबका आवाम का दंगाई बुला रहा है। तो अब उनको एज मदर्स, एज वाइव्स ऑफ दोज मेन देखने, पब्लिक उनको ऐसे देख रही है। ऑल्सो जो उनके लाइफ पे जो इम्पैक्ट है इनकार्सरेशन का, उनके फैमिली के मर्दों का इनकार्सरेशन का, वो इकोनॉमिक है, क्योंकि एक ट्रेंड है इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट का, जहां पर उनकी सद्दीक कप्पन का केस हो गया, रेहानात कप्पन, नरगिस सैफी का केस हो गया जिसमें खालिद सैफी, और जकरिया का केस हो गया जिसमें ये तीनों लोग सोल ब्रेड अर्नर्स थे अपनी फैमिली के लिए, और अब इनके फैमिलीज या तो सपोर्ट फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, या फिर कुछ खुद इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं टू अर्न फॉर द फैमिली और उसको सस्टेन करने के लिए। और इसके ना ही सिर्फ इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशल रैमिफिकेशन, सोशल इफेक्ट्स भी होते हैं। अभी तक जो भी जर्नलिस्टिक रिपोर्ट राइटिंग होती रही है वो ये अभी 127 मुसलमान मर्दों की रिहाई हुई और उनका एक्विटल हुआ गुजरात में, जिनको 19 साल पहले यूएपीए के तहत बुक किया गया था, और वो सीमी ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड थे, और उस पूरे सीमी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीम करके उन लोगों का मीटिंग को ऐसे जाहिर करके कि वो मीटिंग कुछ कॉन्स्पिरेसी के तहत हुई थी। उन 127 उसमें 127 सारे मुसलमान मर्द थे, उनका एक्विटल हुआ। तो जो भी जर्नलिस्टिक रिपोर्ट राइटिंग हुआ, द फ्रंटलाइन हिंदू का जो एक मैगजीन आता है मंथली, उन्होंने पूरा जर्नलिस्टिक रिपोर्ट राइटिंग लिखा, उसमें लिखा कि क्या क्या इफेक्ट होता है जो इन लोगों के लाइफ पे है पोस्ट एक्विटल, पोस्ट उनकी रिहाई, इन सब केसेस में, उन सब का जब इसमें वो बेगुनाह प्रूव हो जाते हैं। तो जर्नलिस्ट लिखते हैं कि या तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन होता है या सोशल एक्सक्लूजन होता है उनके केस में, कि उनको जॉब नहीं मिलती इन लोगों को, या फिर लोग उनसे बात नहीं करते, या फिर हर कोई उनको एक ही नजरिए से देखता है, ये सब। बट जो मिसिंग है अभी तक के रिपोर्ट्स में या फिर स्टडीज में, वो ये है कि उसका एक पर्सनल पे भी इफेक्ट है। जो पूरा जो एक्ट ऑफ इनकार्सरेशन है, जो वो जेल में गए, उसके बाद वो बाहर आए या फिर वो बेगुनाह साबित हो गए, उसका एक पर्सनल इम्पैक्ट भी है, जो कि इम्पैक्ट है फैमिली के ऊपर। और वो जो फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट है वो और वाज़ेह होता है और जाहिर होता है मुसलमान औरतों के केस में, क्योंकि ये मुसलमान औरतें एज अ टू
उनके मर्दों का इम्प्रिजन आती हैं, बाहर आती हैं और हैं वो पूरा इनकार्सरेशन। तो जो मेरे 6 केस स्टडी आपा है, नरगिस आपा आज हमारे साथ ज्वाइन करने वाली थी, मगर उनके आपा के पैर में है तो नहीं जुड़ पाएंगे और हमारे साथ बात नहीं कर पाएंगी। रिहाना सिद्दीक अपन की वाइफ, बियम्मा जकरिया की माँ, अफशा खानम शजील इमाम की माँ, हिरा मजीद की फियांसे। हिरा और मजीद इन लोगों के नाम बदले हैं मैंने अपने स्टडी में, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है उन लोगों के नाम यूज करने की। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया हालांकि, लेकिन फिर भी जो टेरर और एंटी टेरर लॉज हैं उनका एक स्पेसिफिक ट्रेंड रहा है कि जो ये जो लॉज इन्वोक होते आए हैं वो माइनॉरिटी, चाहे रिलीजियस हो, चाहे एथनिक हो, चाहे जेंडर माइनॉरिटी हो, उनके ऊपर इन्वोक करती आई है पॉलिटिकल डिसेंट को रोकने के लिए। जो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत उनको रोकने के लिए या उनको दबाने के लिए इन लॉज का इस्तेमाल करती आई है। टाडा 1987 टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987 में पास हुआ था, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2002 में पास हुआ था। टाडा और पोटा दोनों रिपील हो गए, टाडा 1995 में और पोटा 2004 में रिपील हुआ। और किन बेसिस पे रिपील हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिपील किया, और इन बेसिस पे कि उनका मिसयूज और उनका ओवर यूज कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट्स। टाडा के अंदर जो फिक्शन रेट था वो सिर्फ 1%। पोटा में 4300 कुछ केसेस दर्ज हुए थे, जिसमें 4 हुए, और क्या वो इन बेसिस पे कि स्टेट गवर्नमेंट्स इनका, जैसे कि मैंने बताया, मिसयूज और ओवर यूज कर रहे थे, और सिरे से एंटी ह्यूमन राइट्स, मैंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिपील किया। जबकि यूएपीए जो कि 1967 में पास हुआ था, उसको सक्सेसिव अमेंडमेंट्स के तहत 1972, 2004, 8, 12 और रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट्स के साथ उनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया और स्ट्रिक्ट कर दिया इन लॉज को। 2019 के अमेंडमेंट के तहत कोई भी इंडिविजुअल, अभी तक ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीम करके या डिक्लेयर करके आप उनके साथ लोगों का अफिलिएशन जाहिर करके उनको बुक करेंगे, मगर अब कोई भी इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द स्टेट मशीनरीज। स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो यू कैन सी यहाँ इस स्लाइड पे कि जो यूएपीए के जो केसेस हैं वाई एक्सिस पे, माउस आई थिंक वाई एक्सिस पे यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस हैं, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ईयर्स हैं। तो यूएपीए जो नंबर ऑफ टाइम जो चार्जेस हैं, जितने केसेस हैं, जितने बार इन्वोक किया गया है यूएपीए, यू कैन सी दिस ग्राफ हाउ इट इज राइजिंग ओवर द इयर्स। 2019 और 2020 का डेटा मुझे नहीं मिला एनसीआरबी एनसीबीआर से, बट या 2018 तक का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि जो केसेस पुलिस डिस्पोज कर रही है और जो केसेस इन्वेस्टिगेशन में जो पेंडेंसी परसेंटेज है वो कितना हाई है, मतलब जो केसेस और जो केसेस अभी सिर्फ पुलिस के पास जो पेंडिंग है वो 2016 में, 15 में और 14 में उसका परसेंटेज ये है। और जो केसेस कोर्ट के साथ जिनका ट्रायल है, जो अंडर ट्रायल है, उनका परसेंटेज, पेंडेंसी परसेंटेज और भी हाई है, 97.8% 2016 में, 44.2% 2015 में, 97.4% 2014 में। तो यहाँ जो पिछले 2 स्लाइड्स है वो स्टैटिस्टिकल स्लाइड्स हैं, और जब बात होती है कुछ लॉ इन्वोक करने की या बात होती है स्टेट की, हुकूमत की, तो बात होती है पावर की। और पावर जहां भी होता है वो एक फिलोसोफर है मिशेल फुको, जो कहते हैं कि जहां होता है वहां रेजिस्टेंस जरूर होता है। और इस केस में भी हमारे जो 6 केस स्टडीज हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि जहां पावर का इस्तेमाल हुआ, जिस मोमेंट में
ये लॉ इन्वोक हुआ उस मोमेंट से शुरू होता है इन औरतों का रेजिस्टेंस, जो कि हमारे स्टडी का पार्ट है। क्या है रेजिस्टेंस एक्चुअली? वो रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेजिस्टेंस सिर्फ फिजिकल प्रोटेस्ट साइट में मौजूद होना नहीं, वो रेजिस्टेंस कोर्ट में जाना या फिर जेल में जाना, अपने बेटे या शौहर से मिलने, सिर्फ वहां तक नहीं रुक जाता, बल्कि वो जब वो वापस घर आती हैं वो वहां भी होता है, वो जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में इम्बेडेड इन्वॉल्व होता है वो रेजिस्टेंस, वो हर बड़ी चीज में जाहिर होता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैंने जैसे कि बोला कि रेजिस्टेंस फिजिकल प्रोटेस्ट साइट पे जाकर के प्रोटेस्ट करके घर में वो कैसे लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, या फिर एक्टिविस्ट से जो उनके घर पे आते हैं, या फिर जर्नलिस्ट जो उनके घर पे आते हैं उनको विजिट करते हैं, उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर सिर्फ अपने घर को ही कैसे मैनेज करते हैं। वो उनका फिजिकल प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद होने से लेकर के वो अपने घर पे अपनी रोज की जिंदगी कैसी गुजार रही हैं, वो रेजिस्टेंस वहां से यहाँ तक अरेंज करता है। तो अगर मैं चैलेंजिंग, क्योंकि जो यूएपीए जो लॉ है उसको एज इट इज जो है वो ऑफ कोर्स ये चैलेंज करती हैं, और वो ये कैसे चैलेंज करती हैं, अपना सिटीजन राइट्स इन्वोक करके, बार बार ये बोल के हम भी इस कंट्री के या सारी मुसलमान हिस्सा है जितना कोई और अम्मा ने 2020 में मार्च में यूएपीए को सुप्रीम कोर्ट में के अंडर, और अप्रैल में अभी सिद्दीकपन का जो मिसट्रीटमेंट हो रहा था यूपी पुलिस, जब वो उनको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में तो उनका मिसट्रीटमेंट हो रहा था, उनको चेंज बेड था, जाने का परमिशन नहीं दे रहा था, और ये सब अनह्यूमैनिटेरियन जो उनके साथ किया जा रहा था, उसका एक पूरा रिपोर्ट और उसका कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ रेहानात ने दर्ज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक इंक्वायरी यूपी पुलिस के साथ बैठाई। जो जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटेस्ट और मोबिलाइजेशन, तो ये जो मेरे जो 6 केस स्टडीज हैं वो एक कांस्टेंट टच में होते हैं पब्लिक के साथ, जहां पर वो कोर्ट जा रही हैं या फिर जेल जा रही हैं, लोगों से नहीं, अपने मर्दों से मिलने, और कोर्ट जा रही हैं सुनवाई में जब भी ट्रायल्स हो रहे हैं, और वहां पर जाकर के जो भी उनका इंटरेक्शन है पुलिस के साथ या कोर्ट के साथ और लोगों के साथ बाकी के, तो वो कैसा होता है। और उस पूरे इन्वॉल्वमेंट में वो जैसे कि नरगिस आपा एक बार मतलब कहती हैं कि वो जब उनका रिसेंट नवंबर में ट्रायल हुआ खालिद सैफी का, तो वो जब वो गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अजीब था कि उनको अच्छा बड़ा मिला जज साहब के साथ। उनकी बेटी एक छोटा सा कार्ड बना करके गई थी क्योंकि उनका खालिद सैफी का बर्थडे था, और वो कार्ड ले जाकर के उसको देना था, तो उनको लगा नहीं कि वो कार्ड वो दे पाएंगी, मगर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है वो दिखाई देंगे दूर से, लेकिन उन्होंने कहा कि सरप्राइजिंग फॉर हर के कोर्ट जो जज था वहां पे, उन्होंने जो सेशन जज थे उन्होंने बोला कि नहीं आप कार्ड जाके दे सकती हैं। कहा कि मैं ये रवैया एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो मोस्टली उनको काफी सख्त, काफी बर्बीला रवैया जो देखने को मिलता है पुलिस से, जहाँ पे पुलिस उनको ना मिलने देती है जाकर के, अगर इवन बहुत कम दायरे में भी वो होते हैं जब उनको ले जाया जाता है ट्रायल के लिए, तो पुलिस उनको मिलने नहीं देती या एकदम झटक देती है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, कि तुम नहीं मिलने देंगे तुमको, ये सब कह के। बट जब ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे उनको अलाउ कर दिया कि नहीं आप जाके मिल सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोर्ट में जब वो मिली खालिद भाई से, तो कैसे
उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ नहीं वो बात हो सकती है। वो कहेंगे मेरे वो 2 मिनट जिस 2 मिनट में उनकी बात हो पाई खालिद भाई से, बड़े 2 मिनट थे और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो जो मैंने जैसे साइकोलॉजिकल जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, जो इनकार्सरेशन के, जो पूरे प्रोसेस के, जो एक पूरा टॉर्चर होता है, तीसरा सेटलवाद जिसको कहती है, द प्रोसेस इन इटसेल्फ इज अ टॉर्चर। तो वो जो कि वो कहती है कि जब वो लॉकडाउन में थी नरगिस आपा, और लॉकडाउन में जब वो रोड पे देखती थी तो सड़कें खाली थी, तो वो कहती है कि सिर्फ सड़कें नहीं खाली थी, मेरा दिल भी खाली था, क्योंकि मेरा शौहर घर पे मौजूद नहीं है। वो कहती है कि मुझे इतना डर था कि मैं हर छोटी बड़ी आहट से रात में उठ जाया करती थी, और मुझे लगता था कि जैसे पुलिस आ गई है और वो हमको शायद ले जाएगी, या फिर अभी भी पुलिस आकर के अगर नीचे उसकी कार पार्क होती है कहीं पर, तो मुझे लगता है कि मैं आसपास पड़ोसियों से कहती हूँ कि जरा देखो कि क्यों आई है पुलिस, की कहीं हमको लेने आई है, कि कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कि कुछ इंक्वायरी है, कि क्या है। तो ये जो पूरा जो उनका जो डर है, जो खौफ है, ये जाहिर करता है उनका वल्नरेबिलिटी भी उनके पूरे इस इन्वॉल्वमेंट में, इस पूरे प्रोसेस में। और एक और जो एक मेजर थीम निकल कर आता है मेरे स्टडी से, वो है रिलीजियोसिटी एंड पॉलिटिक्स, जो कि जब ये लोग जब ये 6 केसेस अपने ये कहती हैं कि हमको कि, और पहली बात तो उनका ये कन्विक्शन कि उनको जस्टिस मिलेगा काफी स्ट्रांग है, कि उनको जस्टिस मिलेगा। और वो जो जस्टिस है, जैसे कि बियम्मा का कहना है कि देयर इज अ सरकार अबव ऑल द सरकार्स, तो मतलब कि अगर जस्टिस नो मैटर कितना भी डिले हो जाए, बट इट इज इनएविटेबल, इट विल कम। और उनका जो जैसे वो अपने आप को परसीव करती हैं एज इक्वल सिटीजन सबको, कि वो सब बराबर हैं, कि किसी में ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई कुछ। और ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी जस्टिस को रोक लिया जाए, चाहे कितना भी इंसाफ को रोका जाए, इंसाफ मिलता है, जो सही होता है उसको इंसाफ मिलता है। तो ये जो उनका जो पूरा नोशन ऑफ जस्टिस है और नोशन ऑफ होप है, जो उनकी उम्मीद है, वो बार बार इन्वोक करते हैं रिलीजन से, बार बार इन्वोक करते हैं अल्लाह से, कि अल्लाह आखिर में अल्लाह है जो इंसाफ दिलाएगा। और जो उनको जो खालिद सैफी नरगिस सैफी कहती हैं कि हर छोटी चीज में उनको उम्मीद दिखती है, अच्छा दिखता है। कि वो कहती हैं कि जैसे खालिद भाई पेशे से एक ट्रैवल एजेंट हैं, उम्रा और हज ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं दिल्ली में। तो कहते हैं कि अगर और वो एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, तो कहती है जब कोविड जब हुआ तो मुझे लगता था कि अच्छा है कि खालिद जेल में है, क्योंकि अब वो जेल में है तो वो लोगों से नहीं मिल रहा है, और क्योंकि अब वो बाहर होते और लोगों से इतना जाके मिलते, वो डायबिटिक भी हैं, तो मुझे डर है कि उनको कोविड हो जाता। तो मैं इसमें भी अल्लाह की मसलियत देखती हूँ कि हाँ वो उस वक्त वहाँ अगर वो जेल में है तो इसमें कुछ बेहतरी ही होगी। तो के डार्क टाइम्स में भी उनको लाइट दिखता है, उनको रोशनी दिखता है। और ये उनका वो तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि अगर वो लोग जो कि मजहब में नहीं मानते, जो खुदा में नहीं मानते, वो लोग कैसे मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, कैसे मुश्किल वक्त के बाहर जो है वो रोशनी जो होती है वो देख पाते हैं, क्योंकि उनको वो कहती हैं कि मुझे यही हेल्प करता है, मुझे यही दिखता है कि मुझे तो हर चीज में पॉजिटिव चीज दिखती है, और उसके लिए वो खुदा का शुक्र करती हैं। हाँ, नेक्स्ट है द इंटरेक्शन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट। जैसे कि मैंने पहले बोला था, पब्लिक स्फेयर और प्राइवेट स्फेयर के बीच में जो फैमिली और जो पब्लिक है, मतलब फैमिली के बाहर का जो भी इंटरेक्शन है वो कैसा हो रहा है, ये भी मेरा स्टडी देख रहा है। क्योंकि स्टेट का जो लॉ है या जो स्टेट मशीनरीज हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली या जो प्राइवेट स्फेयर है वो उनसे डिटैच्ड है। हमेशा जो हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं लॉज के थ्रू या फिर किसी भी इनडायरेक्ट प्रेजेंस होता है स्टेट का। और जब ये एक्ट होता है इनकार्सरेशन का, जब इम्प्रिजनमेंट होता है किसी फैमिली मेंबर का, तो जो पब्लिक प्राइवेट का जो डिवाइड होता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो अब क्या, और उसी के रिस्पॉन्स में जो ये औरतें हैं, ये लोग पब्लिक में स्टेप आउट करते हैं, इनका विजिबलाइजेशन होता है। और इनका विजिबलाइजेशन होता है जो वो मैंने जैसे कि पहले बोला कि इनको दिखा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस रिस्पॉन्स में कि उनके मर्दों को
को जेल में उठा के बंद किया, या इस रिस्पॉन्स में कि उनको उनके मर्दों को अब देखा जा रहा है एज टेररिस्ट या फिर एज समवन हु इज डिसरप्टिव। तो अब इनका जो इंटरेक्शन है पूरा जो स्टेट के साथ, वो स्टेट के साथ हो, चाहे लोगों के साथ हो, चाहे एक्टिविस्ट के साथ हो, चाहे जर्नलिस्ट के साथ हो, चाहे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो, वो ऐसे होता है कि ये नरगिस सैफी है, ये नरगिस सैफी खालिद सैफी की बीवी, ये है बीएम्मा, ये है बीएम्मा जकरिया की माँ, ये है हाँ रेहाना तो सिद्दीक अपन की बीवी। तो इस तरीके से करके ही इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर ये खुद का एक सेल्फ जो सेल्फ उनका आइडेंटिटी है वो लूज कर देती हैं, और उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है, उनके पास ऐसे ही इंटरेक्ट, क्योंकि उनको वो रीजन ही यही है कि वो जो इंटरेक्ट कर रही हैं अभी पब्लिक के साथ, वो रीजन ही यही है कि उनके मर्दों को उठा करके जेल में बंद किया और वो अब उसको रेजिस्ट कर रही हैं। तो उनका रेजिस्टेंस पूरा होता ही इस बुनियाद, इस बेसिस पर है, वो ये जो पूरा रेजिस्टेंस है वो बिल्ड इस पर है कि बिल्ड हो ही रहा है इस पर। तो एंट्री ऑफ द वुमेन इन द पब्लिक स्फेयर, तो जो पूरा ट्रांजिशन है जिसमें वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, या फिर एक्टिविस्ट से बात कर रही हैं, मीडिया सिविल सोसाइटी ग्रुप से लोगों से बात कर रही हैं। ये लोगों ने मुझे काफी टेक्स्ट आए इस बात पे कि मैंने जो पोस्टर बना है उसमें खालिद सैफी ऐसा क्यों लिखा है, नरगिस सैफी खालिद सैफी इज वाइफ, उनका पर्सनल उनका खुद का क्वालिफिकेशन क्यों नहीं लिखा। तो मैंने सानिया को भी बोला था, और मैंने जो मुझे पर्सनल टेक्स्ट आ रहे थे उन सबको बोला कि दिस इज समथिंग जो मैं अपने प्रेजेंटेशन में भी एड्रेस करूंगी, कि उनको जो उन पे पब्लिक गेज एस्टैब्लिश्ड है, जो उनको पब्लिक देख रही है, जो उनके ऊपर पब्लिक का नजरिया जो एक पूरा जो सेट कर दिया गया है, वो यही है कि वो नरगिस सैफी है खालिद सैफी की बीवी। तो ये चीज मेरा स्टडी जो है वो एड्रेस भी डॉक्यूमेंट करता है, इसीलिए वो पोस्टर में भी नरगिस सैफी खालिद सैफी वाइफ लिखा था ऐसा करके। तो हाँ, और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो एक्ट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट मैंने लिखा है। मैं ये नहीं ये एट द रिस्क लोग कहेंगे कि एम्पावरमेंट कैसे, दिस इज जस्ट वल्नरेबिलिटी जो इन्वॉल्व है रेजिस्टेंस में, क्या मतलब इसमें एम्पावरमेंट हो क्या सकता है, इसमें लर्निंग हो क्या सकता है। ये मैं इस रिस्क पे कि मैं रेजिस्टेंस को रोमांटिसाइज कर रही हूँ कि बता रही हूँ कि रेजिस्टेंस कोई बहुत अच्छी चीज है, नहीं, रेजिस्टेंस कोई बहुत जो वो कर रही है कि उसको बहुत कि एज इफ कोई उसको और ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, कि जो उनके साथ हुआ उसको मैं ग्लोरीफाई करूं, नहीं, मगर जो उसमें भी जो उनके साथ द वे दे आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद द पब्लिक, जैसे उनका इंटरैक्शन हो रहा है पब्लिक के साथ, जैसे वो उसमें, और जैसे वो खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही हैं, उसमें दे शेयर दिस दैट उनको काफी सारी चीजें ऐसी नई सीखने को मिली उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस में उन्होंने काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली। जैसे कि नरगिस सैफी कहती हैं कि मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी थी, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग मेरे भाई ने सिखाई अब करने में। वो कहती है कि मैं कभी पब्लिक को एड्रेस नहीं कर पाती थी, मैं प्रोटेस्ट जाती थी खालिद के साथ, मगर मैं कभी मुझे हमेशा ऐसे पब्लिक में बोलने से डर लगता था। मगर अभी मैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, वक्त ऐसे हैं जहाँ पे उनको सब एक्टिविस्ट के साथ सब लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना पड़ा, तो उनको यहाँ मुझे डर नहीं लगता। अब तुम कितने भी 100, 50, 150, 200, 300 लोगों को बिठा दो ला करके साइट पे, और मैं उन लोगों के साथ बात कर पाऊंगी पब्लिकली। और जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, ब्रिंगिंग द प्राइवेट टू द पब्लिक, कि जब वो जो कोलैप्स जिसके बारे में मैंने बात किया था, वो जो डिवाइड पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो ब्लर हो गया, जो खत्म हो गया, उसके रिस्पांस में ये लोग क्या करती हैं, ये लोग मतलब जो 6 केस स्टडीज के में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि क्योंकि लॉट ऑफ अभी कोविड के टाइम पे जब प्रोटेस्ट फिजिकल प्रोटेस्ट साइट्स बंद हो गए, तो बहुत सारा जो इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत सारा जो
जो बातचीत हो रही है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो उनके पोस्ट देखें, जैसे कि खालिद सैफी का ट्विटर अकाउंट नरगिस आपा यूज करती हैं, और नरगिस आपा का खुद का फेसबुक अकाउंट या फिर रेहानात का खुद का फेसबुक अकाउंट, तो वहां आप देखेंगे कि वो लोग जो फोटो शेयर कर रहे हैं वो काफी अपने अपने जैसे अपने काफी पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे हैं, या जो लिख के भी शेयर कर रहे हैं वो काफी अपने पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मतलब वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वो नरगिस आपा जाहिर कर रही हैं कि वो खालिद सैफी को मिस कर रही हैं, और ये कि उनका एनिवर्सरी है एंड हाउ वो कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं इस बार अकेले, और पुराना अपना सेलिब्रेशन याद कर रही हैं। या फिर खालिद सैफी का फोटो उन्होंने शेयर किया है जिसमें वो बैठ के अपने माँ के नाखून पैर के क्लिप कर रहे हैं, या फिर शैंडिलियर को साफ कर रहे हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो पर्सनल मोमेंट को बाहर लेकर आ रही हैं, पर्सनल मोमेंट जो उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, या फिर खालिद भाई का बैठकर खाना बनाना हो गया, या फिर कुछ कुछ ऐसा काम घर में करना उनका हो गया, वो मोमेंट्स वो शेयर कर रही हैं जो कि पर्सनल मोमेंट है उनका पब्लिक के साथ। तो ये जो असर्शंस है उनके कि जो उनका पर्सनल है वो भी पॉलिटिकल है, क्योंकि नाउ खालिद सैफी ही इज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट। उनके इनकार्सरेशन या उनके अरेस्ट के बाद वो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो वो भी उसकी रिस्पॉन्स में अपना पर्सनल पॉलिटिकल है ऐसा असर्ट कर रही हैं। और सिर्फ पर्सनल पॉलिटिकल नहीं, वो जो पर्सनलाइज्ड पॉलिटिकल जो असर्शन है वो ह्यूमनाइज कर रहा है उधर खालिद सैफी को। और जो पूरा ह्यूमनाइजेशन है वो जो जैसे कि अगर रेहानात एक इंटरव्यू में कहती है कि वो जो सिद्दीक अपन को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और जो बुक्स पढ़ते हैं वो रेहानात कहती है कि मुझे समझ नहीं आती, और वो कह के मुस्कुराती हैं। वो डिफरेंस जो उनके बीच में, उनको लगता है कि जो डिफरेंस है कि वो जो बुक पढ़ते हैं वो मुझे नहीं समझ आता, पर वो कह के एकदम से चकल करती हैं, एकदम मतलब खिलखिला के हंसती हैं। तो वो जो बहुत पर्सनल जो उनके दिल के करीब है, जैसे कि शर्जील इमाम की माँ जब वो बोलती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटे का अखलाक बहुत अच्छा है, और वो सबका ख्याल रखता है। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो है ह्यूमनाइजेशन अपने मर्दों का, अपने बेटों का या अपने शौहर का। और ये जो ह्यूमनाइजेशन है ये सिर्फ एक मतलब एक छोटा कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि ये जो ह्यूमनाइजेशन है अगर हम इसको देखें बड़े पिक्चर में, बड़े पॉलिटिकल पिक्चर में कंट्री के, तो वो ह्यूमनाइजेशन अगेंस्ट जो रैम्पेंट जो बड़े स्केल पे डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स जो हो रहा है उसके अगेंस्ट, जो कि स्पेशली मुसलमान मर्दों का जो डिह्यूमनाइजेशन हो रहा है मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू, और जो स्पेशली जो अक्यूज होता है जैसे कि खालिद सैफी, शर्जील, बहुत टाइम तक इन लोगों के खिलाफ मीडिया ट्रायल जिसको बोलते हैं, अब मीडिया ट्रायल एक टर्म दिया गया है जिसमें मीडिया बार बार एक ही न्यूज रन करती है ये दिखाने के लिए कि कैसे ये लोग कल्प्रिट्स हैं, कि कैसे ये लोग एक्चुअली जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो सेट करती है मीडिया ट्रायल्स के थ्रू। एंड ये भी यहाँ पर भी एक पावर का पूरा इस्तेमाल हुकूमत करती है। तो उनका जो ह्यूमनाइजेशन है मुसलमान मर्दों का वो उस डिह्यूमनाइजेशन के अगेंस्ट होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो पब्लिक गेज मुसलमान औरतों पर, इन औरतों पर जो पूरी जो एस्टैब्लिश्ड है वो इनको या तो एज मेयर विक्टिम्स देखेगी, फेमिलियल पेट्रियार्की जो मतलब उसको टर्म वो कर देंगे एज मुस्लिम पेट्रियार्की, और फिर विलेनाइज करती है, या तो विक्टिमाइज करती है या फिर इन औरतों को विलेनाइज करती है। विलेनाइज जैसे कि सूफिया मदनी इतने
अब्दुल नसार मदनी 1998 कोयम्बटूर ब्लास्ट में उनको फ्रेम किया गया था और 2007 में उनको उस केस में एक्विट किया गया। वो फॉल्स था कि फॉल्स चार्जेस, कोर्ट ने उसको फॉल्स बताया केस को। उसके बाद 2008 बैंगलोर ब्लास्ट में 2008 में उनको दोबारा से फ्रेम कर दिया और तब से लेके अभी तक वो केस उनका जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनके अब्दुल नसार मदनी के केस में ट्रायल जल्दी होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 13-14 साल हो गए हैं उस ट्रायल में, बट वो अभी तक ट्रायल पेंडिंग है। और सूफिया मदनी जो कि खुद जब भी उनसे जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट बात करते हैं वो ये बोलती हैं कि कैसे कितनी जिंदगी की ऑलमोस्ट सारी जिंदगी उनकी इसमें ही चली गई। अब्दुल नसार मदनी ने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार दी और उन्होंने अब्दुल नसार मदनी का इंतजार करते करते, और जो उनको खुद को और सूफिया मदनी के ऊपर खुद एक केस है जो कि 2005 का में कालामसारी बस टॉर्चिंग केस उनके ऊपर भी दर्ज हुआ है, जो कि जिसका ट्रायल अभी भी जारी है। हाँ, और इन सब में जब ये तो उनको पब्लिक का जो पूरा नजरिया उनके ऊपर, जो आवाम उनको पूरा किस तरीके से देख, या तो एज विक्टिम देखेगी या फिर एज विलन देखेगी, क्योंकि जैसे इवन नरगिस सैफी भी कहती हैं कि वो फेसबुक पे अगर अपनी बेटी की फोटो डालें तो जब शुरू में डाला करती थी तो उस पर बहुत अजीब कमेंट्स आते थे, बहुत वाइल्ड कमेंट्स आते थे। लोग कहते थे कि लोग गालियां डालते थे, लोग बिरयानी वाली टेररिस्ट की बेटी या फिर ये सब अपनी बेटी के फोटोज पे जब वो कमेंट्स देखती थी तो वो घबरा गई, कहती कि मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। मगर वक्त के साथ जब उनको जैसे जैसे जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट इटसेल्फ है, उसमें लॉयर तमन्ना पंकज, उनसे बात होती है तो वो कहती हैं कि मेरी तमन्ना से बात हुई तो तमन्ना ने बोला कि हाँ मैं अब आप कमेंट मत पढ़ा करिए, आप अब पर अगर आपने पोस्ट डाल दी तो वो पोस्ट डाल के भूल जाइए, कमेंट मत पढ़िए, वापस मत जाइए उस पोस्ट पे। तो वो कहती है कि कैसे मतलब जो मुझे सपोर्ट मिला जो तमन्ना के, जब तमन्ना अगर नहीं होती तो कहती मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे कोप कर पाती। और एक जो अल्लाह ने उम्मीद हम लोगों को दे रखी है कि इंसाफ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा इंसाफ ही होता है, और ये कि जो मुझे सपोर्ट खालिद सैफी के दोस्तों से मिला, उस सपोर्ट की वजह से भी मुझे बहुत हिम्मत मिली। और हाँ, तो जो मोबिलाइजेशन है, जो लोगों को इकट्ठा करना या फिर लोगों से बात करना, नरगिस सैफी काफी सारे फूड कैंपेन्स भी लगाती हैं जिसका पूरे फूड कैंपेन का वही होता है, जो पूरा थीम होता है वो और ये पूरा एक काउंटर पब्लिक स्फेयर बनाता है, जो काउंटर पब्लिक स्फेयर जिसको नैन्सी फ्रांजर करके एक अमेरिकन फिलोसोफर है, वो एक काउंटर पब्लिक स्फेयर जिसमें जो कि लोग पब्लिक स्फेयर से बाहर रह जाते हैं वो लोग अपना काउंटर पब्लिक स्फेयर बनाते हैं। आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो का एक्चुअल बुक का पेज है। तबस्सुम की जिंदगी मानो की बीवी हैं, ने कभी इंदिरा नगर में वो छोटा सा घर जो अफजल ने रेंट पे लिया था अभी तक नहीं देखा। उस ईद उसके बेटे को समझ नहीं आया कि सब पड़ोसियों की तरह वो लोग भी ईद क्यों नहीं मना रहे हैं। जब तबस्सुम अफजल से मिलने गई तिहाड़ जेल में, वो रात में एक हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा नफरत करने वाले टेररिस्ट की बीवी बन चुकी थी, जिसने पार्लियामेंट अटैक मास्टरमाइंड किया था। जब वो दिल्ली आई तो वहां बसने के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के सड़कों पर तशद्दुद करने के लिए और वहां के ऑटो रिक्शा वालों की बेरुखी झेलने के लिए और तिहाड़ के बाहर लंबी लाइन में वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए आई थी। उसका बेटा दिन जिद्दी और गुस्सैल होता गया। एक दिन जब वो अपने बेटे को अफजल से मिलाने गई तिहाड़, तो उसने कहा कि बेटा अब्बू फैक्ट्री में हैं।
बेटा झुंझुला के बोला कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है अब्बा जेल में है। ये नेक्स्ट पेज है जिसमें से मैं सिर्फ छोटा सा एक्सकर्प्ट ट्रांसलेट करूंगी, आप पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन में शो हो रहा है। मैंने तबस्सुम को सिचुएशन से कोप करते हुए देखा। यहाँ नंद हकसार ने ये लेटर बरखा दत्त को लिखा था। ये बुक जो है वो एक कलेक्शन है लेटर्स का उनके, जो उन्होंने जब वो ये अफजल का केस फाइट करती थी तो उन्होंने लोगों को लिखे थे। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो चैप्टर एक्चुअली एक लेटर है जो कि उन्होंने बरखा दत्त को लिखा था। मैंने तबस्सुम को सिचुएशन से कोप करते हुए देखा है। मैंने देखा है उसका प्यार और उसकी हिम्मत, उसका प्यार जो कि अफजल के लिए और उसका इंसाफ के लिए उम्मीद को कभी न खोना। तो कंक्लूजन, सभी कुछ मैंने वैसे बोल दिया है, बस उसको अगर मैं सम अप करूं तो हाँ, अभी तक बात इस पे होती आई है कि अगर अक्विटल हो जाता है इन केसेस में, जो केसेस इन्वोक किए जाते हैं इन लॉज के अंडर, यूएपीए हो गया, पुराने लॉज हो गए तो टाडा पोटा, या फिर कश्मीर में हो गया पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो इन केसेस में अक्विटल के बाद बात होती उन लोगों की है जिनका अक्विटल हुआ, और उनको एज नंबर्स ट्रीट किया जाता है। जो मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए थे उन ग्राफ्स में कि ये पेंडेंसी रेट है, ये एक्विटल रेट है, ये जो वो रेट जिनको ये वो नंबर है जिनको अक्विट कर दिया, जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। पर वो बात हमेशा नंबर्स में होती है, और नंबर्स में भी जब डीपली देखा जाता है तो वो डीपली भी इतना इसी हद तक देखा जाता है कि वो उसका इम्पैक्ट उन पर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट उन पर बहुत डीप होता है। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उन लोगों पे जो कि इनकार्सरेट होते हैं उस पर बहुत डीप होता है, लेकिन उस डीप से भी बियॉन्ड एक इम्पैक्ट है। वो जो इम्पैक्ट है, वो जो इफेक्ट है, जो गहरा इफेक्ट है, उससे की गहराई से भी ज्यादा एक गहराई है। और वो एक्चुअली उसको कहीं ना कहीं मेरा स्टडी एक हम्बल अटेम्प्ट करता है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कि जो मुसलमान औरतें हैं जो इस के अगेंस्ट, उनके मर्दों का डीह्यूमनाइजेशन या उनके मर्दों का इनकार्सरेशन के अगेंस्ट बाहर आकर पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करती हैं, रेजिस्ट करती हैं, और वो रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, और जो वो पब्लिक और प्राइवेट का जो बीच का जो इंटरेक्शन है, जो उनका पूरा इसके जो डिवाइड जो कोलैप्स हो गया, उसके बाद जो पूरा इंटरेक्शन होता है उसके, वो पब्लिक के साथ आकर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो फिजिकल प्रोटेस्ट साइट्स पे हो, चाहे वो स्टेट के मशीनरीज के साथ हो, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, या फिर उन स्पेसेस में हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो गया, चाहे कोर्ट हो गया, अगेन चाहे जेल हो गया, वहां उनका पूरा उसके साथ पूरा एक्शन, और वो कैसे अपने खुद के प्राइवेट को पब्लिक के लिए डिसर्न करती हैं, खोलती हैं, और उसके बारे में बात करती हैं। हाँ, दैट्स इट, थैंक यू।